नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन वायुदाब की चर्चा कर रहे हैं। तो वायुदाब जो है उसकी जो पेटियां हैं, उसके प्रमुख बेल्ट्स जो उनकी चर्चा अपन ने की है। अब अगले के टॉपिक की अपन चर्चा करते हैं, जिसमें अपना टॉपिक होगा पवनों को प्रभावित करने वाले बल और संपूर्ण पृथ्वी पर वायुदाब परिसंचरण है उसका प्रारूप अपन देखेंगे। और साथ साथ में अपन देखेंगे उष्ण और बेरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना, और स्थल समीर, जल समीर, समुद्र समीर और जो जल समीर उसकी, साथ में पर्वत समीर और घाटी समीर आदि बिंदुओं पर चर्चा अपन आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। वायुदाब का शेष टॉपिक जो है ना उसको वापस शुरू करते हैं। अब तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। और साथ में अपने टेस्ट सीरीज प्रत्येक लेसन की बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज का भी अवश्य अध्ययन करें, ठीक है, और हमसे जुड़े रहें। वायुदाब का अर्थ, इसके बारे में अपन देखा, वायुदाब पेटियों के बारे में देखा। तो मापने का क्या प्रारूप होता है, मापने का यंत्र, वायुदाब मापने का यंत्र क्या होता है। तो इसको मापने के लिए जैसे कि पारद वायुदाब मापी कहाँ मिल जाती है, पारद वायुदाब मापी, और दूसरा नाम इसका है निर्द्रव्य वायुदाब मापी, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखूं मैं इसकी, तो इसको बोलते हैं मरकरी, पारद वाली को तो मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है ना, मर्क्यूरी बैरोमीटर। और यह आती है एनीरोइड, ANERAOID बैरोमीटर, ठीक है ना। अंग्रेजी अपनी स्ट्रॉन्ग है भैया। तो ये दो यंत्र है जिनके द्वारा वायुदाब जो है उसका मापन किया जाता है। और किस में मापते हैं, इकाई जो है कल भी बताई थी मैंने मिलीबार में। किस में मापते हैं, मिलीबार में इसको मापा जाता है, ठीक है। और अपन देखते हैं यहाँ पे अब अन्य बिंदु पर चर्चा करें। तो अन्य बिंदु आज अपन देखेंगे पवनों को प्रभावित करने वाले। वायुदाब के बाद में पवनें, और पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से अपना प्रभाव डालती है। इससे पहले कोस्ट, अपने हेडले कोस्ट और उनकी चर्चा की थी। तो पवनों को प्रभावित करने वाले बल, पवन क्या है, सबसे पहले पवन क्या है, तो गतिशील हवा पवन कहलाती है। गतिशील हवा पवन कहलाती, सिंपल सी बात है। अब गतिशील क्यों होती है, तो यह है किसके कारण होती है, दाब प्रवणता के कारण, दाब प्रवणता के कारण, ठीक है ना। तो यहां गतिशील पवन हवा जो है वो पवन कहलाती है। तो दाब प्रवणता के कारण ऐसा होता है। अब इसमें कौन से भाग जो इसको प्रभावित करते हैं, तो पहला कारण यही है पवन को प्रभावित करने के लिए दाब प्रवणता, ठीक है। दाब प्रवणता मतलब होता है एक स्थान पर अधिक वायुदाब व दूसरे पर कम, ये दाब प्रवणता कहलाती है। एक स्थान पर अधिक, दूसरे पर कम, यानी दाब का कम और अधिक होना दाब प्रवणता कहलाता है। तो हवाएं सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती, हवाएं सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यह पहला बिंदु इसका है। दूसरा प्रभावित करने वाला जो भाग है उसका नाम है घर्षण बल। जब पवनें चलती है, हवा या पवन चलती है, तो धरातल पर उसका घर्षण होता है, तो उसका वेग जो है ना प्रभावित हो जाता है। स्पीडली इसलिए चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सिलेबस है
फास्ट चलाएं अपन। हवाएं जब चलती है तो धरातल पर घर्षण होता है, क्योंकि वो क्या करती है, वो धरातल के पहाड़ जो है, पेड़ पौधे हैं, उनके हवाएं चलती है, इनके संपर्क में आती है तो इनसे घर्षण होता है, तो उसका वेग प्रभावित होता नहीं, वेग अवरोध हो जाता है इसका, और वेग अवरोध होने के कारण हवा जो है वो कमजोर पड़ जाती है। तो ये भी घर्षण बल भी क्या करता है, हवा को प्रभावित करता है। महाद्वीपों पर जो उबड़ खाबड़ भाग यानी पहाड़ी क्षेत्र, यानी पहाड़ी भाग, ठीक है ना, यह पहाड़ी भाग जो है मुख्य रूप से, और जो जंगली क्षेत्र होता है, वन होते हैं, पठारी भाग जो होते हैं, ये भैया सबसे अधिक घर्षण पैदा करते हैं हवा के सामने, तो इनसे टकरा करके हवा का वेग है वो मंद पड़ जाता है। महासागर जो होते हैं ना, महासागर, उनका सपाट तल होता है, तो महासागरों पर सबसे कम घर्षण होता है, सबसे कम घर्षण होता है, इसलिए हवाएं तेज चलती है भैया, काफ़ी तेज हवाएं चला करती है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगला बल जो है हवाओं को प्रभावित करने वाला है वो है कोरियोलिस बल। पृथ्वी का घूर्णन बल, ठीक है ना। इसमें दो कंफ्यूज करने वाली सी बात है, देखना ध्यान से। पृथ्वी का घूर्णन बल, तो घूर्णन बल जो होता है ना, पृथ्वी का जो घूर्णन बल या जो कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल जो है, देखो एक तो आता है बल और एक होता है वेग। यहां जो घूर्णन बल है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक, वह भूमध्य रेखा पर नगण्य, भूमध्य रेखा पर नगण्य होता है, समझ गए। अब यदि ये तो बल की बात कर रहा हूं मैं, कोरियोलिस बल की बात कर रहा हूं, वेग की बात करते हैं ना, वेग की बात, घूर्णन वेग, पृथ्वी घूर्णन वेग, तो वेग भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, वेग भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर नगण्य होता है, ठीक है ना। ठीक बल के विपरीत होता है, वह ध्रुवों पर नगण्य, ठीक है ना, यह ठीक विपरीत होता है इसके, ठीक है ना। तो यह कोरियोलिस बल, घर्षण बल और दाब प्रवणता हवा जो है उसके वेग को प्रभावित करते। एक और है गुरुत्वाकर्षण बल, एक अन्य है जो प्रभावित करता है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या करता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए, नोट भी प्लीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना। गुरुत्व बल किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो यह पवनों को भी प्रभावित करता है। क्यों, कैसे कैसे प्रभावित करता है भैया, यह प्रभावित इस रूप में करता है कि पवनें जो भारी गैसें होती है वो धरातल के पास में रहती है और हल्की उसके ऊपर रहती है, ठीक है ना। तो दाब बढ़ता है, भारी गैस धरातल के पास में, तो धरातल के पास में दाब ज्यादा होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से यह प्रभावित करता है। इसके लिए मैंने बता दिया, जो घूर्णन गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम पाया जाता है, ठीक है ना। क्यों, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पृथ्वी मोटी होती है और केंद्र से दूर होता है वो भाग, और भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो केंद्र है वो थोड़ा सा नज़दीक होता है, केंद्र के ऊपरी भाग नज़दीक होता है, तो वहाँ गुरुत्व बल अधिक काम करता है, ठीक है। कोरियोलिस बल के बारे में थोड़ा देख लें। पृथ्वी का घूर्णन बल, इसका पता कोरियोलिस ने लगाया था 1844 में, जो एक फ्रांसीसी थे,
भूगोलवेत्ता थे, ठीक है ना। तो उनके नाम के आधार पर, इसका नाम भी कोरी, उनके नाम के आधार पर इस बल का नाम भी क्या कर दिया भैया, नाम भी क्या कर दिया, कोरियोलिस बल कर दिया गया है। तो यह किसी से प्रभावित होता है, कैसे उत्पन्न होता है, पृथ्वी घूर्णन बल, पृथ्वी के घूर्णन, इसको घूर्णन बल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला बिंदु, अब इन बलों के कारण पृथ्वी के ऊपर क्या है, हवाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, और हवा जो उत्पन्न होती है वो कई रूपों में, कई तरह की हवाएं, जैसे कि अपन बात करेंगे अब यहाँ जो अपने सिलेबस में पढ़ने हैं उनकी बात करेंगे। एक तो होती है सागर समीर और एक होती है वह स्थल समीर। दोनों का कब कैसे किस रूप में चलती है ध्यान से देख लें। सागर समीर की बात करते हैं तो सागर जो महासागर होते हैं, सबसे पहले अपन सागर समीर की बात कर लें। महासागर दिन में स्थल की बजाय ठंडे रहते हैं। ठीक है, स्थल की बजाय ठंडे रहते हैं। इसका मतलब यहाँ दाब ज़्यादा रहता है, वायु दाब ज़्यादा रहता है। कहाँ पे, महासागर की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा रहता है। इसके विपरीत स्थल भाग गर्म रहते हैं, वह दाब कम रहता है, दाब कम रहता है। ठीक है ना। तो इस कारण से कौन सी हवा चलती है भैया, इसको यदि मैं सागर कह दूं तो बात करते हैं अपन दिन की, जब सूर्योदय हो रहा है दिन की बात कर रहे हैं, तो सागर जो है वो ठंडे रहते हैं। स्थल और जल का स्वभाव है कि जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो स्थल भाग जो है वो गर्म हो जाया करता है। ठीक है ना। तो ये स्थल भाग गर्म हो गया तो यहाँ दाब कम रहता है और यहाँ दाब ठंडा है, दाब ज़्यादा रहता है। तो हवाएं कहाँ से चलेगी, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। इस प्रकार से हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती है, ये क्रम पाया जाता है। तो इसको कौन सी समीर बोलते हैं भैया, सागर से चलने के कारण इसको सागर समीर बोलते हैं। कब चलती है, यहाँ से प्रश्न आता है कि समीर चलती कब है, दिन में चलती है। ठीक है ना। और ठीक इसके विपरीत यदि बै की बात करते हैं तो ठीक इसके विपरीत कर लो, स्थल समीर ठीक इसके विपरीत रात के समय सागर गर्म रहते हैं, वह स्थल भाग ठंडे रहते हैं, स्थल भाग ठंडे रहते हैं। वजह क्या होती है, वही है स्थल और जल का स्वभाव। तो रात के समय स्थल भाग ठंडे रहते हैं तो दाब कहाँ होगा, दाब स्थल पर ज़्यादा वह सागर पर कम रहता है। तो हवा कहाँ से चलेगी, अधिक से न्यून की ओर। तो हवा कहाँ चलेगी, तो यहाँ भैया इसमें यदि डायग्राम में ये देख, यहाँ बना देता हूँ इसको यदि मैं अपन सागर मान ले, बात करें इसको यदि अपन स्थल मान ले, बात करें अपन रात की, रात के समय चंद्रोदय होता है। ठीक है ना। तो रात्रि के समय क्या होता है, ये जो भाग है वो ठंडा रहता है, स्थल भाग। तो दाब के से स्थल भाग ठंडा, दाब कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। सागर इसकी बजाय गर्म रहते हैं, क्योंकि दिन में गर्म, रात को ठंडा नहीं हो पाता है। ठीक है ना। शाम के समय तापमान बढ़ता है सागर का, ये जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ दाब कैसा रहता है, माइनस कम रहता है भैया। तो यहाँ से हवा चलती है भाई, स्थल से चल रही है, सागर की ओर चल रही है। ठीक है ना, ये इसका क्रम चलता है।
तो सागर से चलने के कारण, तो स्थल से चलने के कारण इस हवा को क्या बोलते हैं? स्थल समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल समीर बोलते हैं। और ये कब चलती है? रात के समय। तो रात के समय स्थल समीर और दिन के समय सागर समीर या जल समीर चला करती है। ठीक है, यहां से नोट कर लें। अगला बिंदु, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, हमारा मनोबल भी बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक मैटर जो है वो सॉल्व करते जाएं, आपको भी फ़ायदा, हमारा उद्देश्य पूरा। अगली पवन है घाटी समीर व पर्वत समीर। सेम वही बात रहेगी, यहां पर भी ध्यान देना। सबसे पहले घाटी समीर की बात करते हैं। अब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे ये दो पहाड़ है, ये तो ये पर्वत शिखर हो गया और ये घाटी होगी। अब सूर्य जब की तेज रोशनी जब आती है, सबसे पहले कहाँ टकराती है भैया? पर्वत पर टकराती है। कब? सूर्य है इसका मतलब दिन में, ठीक है ना। तो दिन के समय पर्वत के शिखर है वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। पर्वत के शिखर ये गर्म हो जाते हैं। गर्म है यहाँ पे तो दाब घट जाता है। दाब कैसा रहता है? माइनस में रहता है। ठीक इसके विपरीत घाटियाँ ठंडी रहती है तो दाब प्लस रहता है। कब की बात करें अपन? दिन में बात, ठीक है ना। तो दिन के समय क्या होता है? अब ठंडे भाग से दाब अधिक कहाँ है? घाटी में ठंडी है, तो वहाँ से हवाएं पर्वत के सारे ढाल के सारे ऊपर उड़ती है, तो इसको बोलते हैं भैया घाटी समीर। क्या बोलते हैं? घाटी समीर बोलते हैं। समझ गए? क्योंकि दिन के समय ये घाटी से चला करती है। ठीक है, तो घाटी समीर समझ गए होंगे। यानी दिन में पर्वत शिखर या ढाल अधिक गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से दाब निम्न होता है, जबकि, ठीक है, जबकि घाटियां ठंडी रहने से दाब उच्च रहता है। तो हवाएं घाटी से पर्वत की ओर चलती है। ठीक है, इस कारण इसको बोलते हैं घाटी समीर। इसे घाटी समीर कहा जाता है। आगे समझो, कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखना, दिन के समय है, दिन के समय ही सागर समीर चलती है, दिन के समय घाटी समीर चलती है। ठीक इसके विपरीत दूसरी है पर्वत समीर। अब आते हैं अपन, दिन की बात थी वो, तो अब रात्रि के समय आते हैं। ठीक है ना, रात के समय ठीक है, रात में स्थिति उलट जाती है। अब रात के समय स्थिति उलट जाती है तो ये जो भाग है, कौन सा? पर्वत का जो शिखर वाला भाग है, ये शिखर वाला भाग जो है ये रात के समय ठंडा रहता है। सबसे अधिक रात के समय ठंडा रहता है, तो दाब प्लस होता है यहाँ पे। और बजाय इसके घाटियाँ क्या है? रात के समय घाटियाँ गर्म रहती है, तो दाब कम रहता है। तो हवाएं उच्च दाब से न्यून की ओर चलती है, तो रात के समय पर्वत शिखर से हवाएं घाटी की ओर नीचे उतरती है भैया। ठीक है, तो लिख दें, वही बात है सेम ही। रात के समय पर्वत
शिखर ठंडे हो जाते हैं, जबकि घाटियां गर्म रहती है। ठीक है ना। तो समीर पर्वत से घाटी की ओर चलती है, जहाँ से चलती है उसी का नाम उसको देते हैं, इसीलिए उसको पर्वत समीर कहा जाता है। इसे पर्वत समीर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पर्वत समीर कहा जाता है। समझ गए? तो ये हो गया घाटी समीर और पर्वत समीर। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न तो सीरीज भी आपकी आ जाएगी, जिस तरह के प्रश्न बनेंगे उसकी सीरीज आ जाएगी। आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। आगे देखो, एक हवा आती है, उसका नाम है भूविक्षेपी पवन। ये बेसिक चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। एक पवन होती है, उसका नाम है भूविक्षेपी पवन। सिर्फ डायग्राम से समझ लेंगे अपन। हवाएं कहाँ चलती है? देखो, ये एक समदाब रेखा है, मान लेते हैं 704 मिलीबार की। एक समदाब रेखा है 708 मिलीबार की। ठीक है। अब यहाँ पर यदि हवा चलेगी तो दाब 708 ज़्यादा है, 704 कम है, तो उच्च दाब से न्यून की ओर चलती है, तो हवा यहाँ से इस ओर चलेगी। यह पवन की दिशा होगी। लेकिन कभी कभार स्थिति उलट जाती है, और उलट जाने के कारण क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। और हवा जो है दाब के विपरीत न चल करके समदाब रेखाओं के साथ साथ चलने लग जाती है। तो जब कभी कभार यह पवन इस रूप में बहने लग जाए, यह पवन उच्च दाब से न्यून की ओर न चल करके समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लग जाए, तो इस तरह की इस पवन को भूविक्षेपी पवन कहते हैं। भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। समझ गए? तो यह है भूविक्षेपी पवन, ये वाली जो इधर इस समदाब रेखाओं के साथ चलने लग जाती है, तो इसको भूविक्षेपी पवन कहते हैं। चलनी चाहिए कहाँ से? उच्च दाब से न्यून की ओर ये चलनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। कारण क्या है इसका? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो क्या लिखेंगे इसमें कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा का उच्च दाब से न्यून दाब की ओर न चल करके और समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने का या होने की जो प्रवृत्ति पाई जाने लग जाती है, तो उस पवन को, या जो पवन समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लग जाती है, तो उस पवन को भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अगला बिंदु, अगला जो है उसमें 3 तरह की पवनें हमारे ग्लोब पे चलती है। देखो कौन कौन सी। महत्वपूर्ण पवनें हैं। देखो, कल अपन ने डायग्राम समझा था, और वो डायग्राम था कुछ इस प्रकार से। इसमें यह 5 से 5 न्यून अवदाब पेटी, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी, ITC Z, उसके बाद से 30 से 35 दोनों गोलार्धों में अपन ने पढ़ी थी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ठीक है ना। उसके बाद में 60 से 65 अपन ने पढ़ी थी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और उसके बाद ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ये अब देखो, ये पेड़ इसी दक्षिण गोलार्ध में ठीक है, वैसे ही है। तो अब इसमें होता क्या है, यहाँ जो हवाएं कुछ चलती है, यह मत करना डायग्राम सुंदर नहीं बनाया। उपोष्ण उच्च दाब, साठ से 65 उपध्रुवीय निम्न दाब,
और ये ध्रुवीय उच्च दाब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हवा चलती है जो उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर यूं चलती है, न्यून दाब पेटी, दोनों गोलार्धों में। ये जो पवन चलती है इसको भैया व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में उपोषण से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन कहलाती है। व्यापारिक पवन कहलाती है। ठीक है, व्यापारिक पवन क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि प्रारंभिक समय में जब व्यापार समुद्री यात्रा रास्ते से होता था तो इन हवाओं के सारे जो जल यान ले जाते थे, मालवाहक जो होते थे, वो इन हवाओं के सारे माल भर करके रवाना करते थे ताकि इन हवाओं का सहारा मिले, टीला मिले उनको, वो जलयान आगे बढ़ जाए। ठीक है ना, तो इन पवनों का सहारा लेने के कारण इन हवाओं को उन्होंने क्या नाम दे दिया? व्यापारिक पवने नाम दे दिया। ठीक है, और इनकी दिशा जो है ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये विक्षेपित होती है। कल मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, किसके कारण? कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, ये हवाएं अपनी दिशा से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसकी चर्चा अपने कल भी की थी। यानी दिशा ये होती है, लेकिन यदि इस साइड में इतनी विक्षेपित इधर हो गई, इधर वाली इधर हो गई, ठीक है ना, तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन बल। तो ये व्यापारिक पवन कहलाती है। दूसरी पवन जो ये स्थायी पवन है, ये स्थायी पवने, ठीक है ना। पछुआ पवने, ये देखना कहाँ चलती है, यहाँ चलती है, ये देखो इस रूप में, ठीक है ना। तो ये चलती है उपोषण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलने वाली पवने जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, क्या कहलाती है भाई? पछुआ पवने कहलाती है। पछुआ पवने कहलाती। उत्तरी गोलार्ध में इसके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। इनकी तीव्रता के कारण इनके अलग अलग नाम है, वो देखने को मिलते हैं। जैसे कल बताया था मैंने 40 डिग्री अक्षांश पर, 50 डिग्री अक्षांश पर और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखती 60, प्रचंड 50 और 40 वाली कौन सी रह गई? जी बाटा खा गई। चिकती 60, प्रचंड 50 और इसको यहाँ बोलते हैं भैया, देखो भूल गए, बताएंगे। तो यहाँ इसके अलग अलग नाम, जैसे याद आएगा आपको बताएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ अपन देख रहे थे ये दूसरी पवन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, ठीक है ना। तो इसको किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवनों के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो ये धरातल से इनकी विशेषता है, ये पवने ये धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, ठीक है ना। 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। गरजती 40 आ गया, नाम याद है।
गरजती चालीसा, जी बाटा खा गई पहले, अब वापस गरजती 40 % 50 चिकती 60। ठीक है, तो इसके अक्षांशों पर अलग अलग नाम है। तो ये 12 किलोमीटर धरातल से कितनी ऊंचाई पर चलती है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चला करती है। एक ये ध्रुवीय पवन चलती है यहाँ से, तो वो भी इस रूप में चलती है। देखो ये ध्रुव से, यह भी सनातनी पवन है, ध्रुवीय पवन है। ये पवन ध्रुवीय उच्च दाब से, ठीक है ना, उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, ये ध्रुवीय पवन कहलाती है। और इनका भी विक्षेपण होता है, ये भी अपनी दिशा से किस ओर आनी चाहिए? इधर, लेकिन इधर घूम जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये विक्षेपित होती क्यों है? तो ये मैंने बताया पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये विक्षेपण क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इस प्रकार से व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, स्नातनी पवनें हैं पाई जाती है। अपने सिलेबस में जो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग जो है उसमें यह स्नातनी पवनें, स्थानीय पवनों की चर्चा नहीं की गई है। स्थानीय पवनों में जैसे अपने लू चलती है, और भी कई है जो अलग अलग प्रदेशों में चलती है, उनकी चर्चा अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो जब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके लिए फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो उसमें अपन और बताएंगे। तो एक बात देखें स्थायी पवनों के बारे में। अगला बिंदु अपना है, उसमें एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं इंसो, है ना, एल निनो। यहाँ से नोट कर ले भैया। ये मैंने कल बता दिया था, ये पवनों का जो कोस्ट है ना, ये वाला कोस्ट, ये तो हो गया फेरल कोस्ट, सॉरी हेडले कोस्ट। जो ये विक्षेपण वाला कोस्ट है व्यापारी पवनों का हेडले, और ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फेरल कोस्ट। और ये ध्रुव वाला ध्रुवीय कोस्ट, कल बताया था मैंने इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये दोनों कोस्ट है, मध्य में हेडले, फिर फेरल बीच में, और सॉरी भूमध्य के प्रदेश पास में हेडले, फिर फेरल, फिर ध्रुवीय कोस्ट पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रमुख 3 कोस्ट है। इंसो की चर्चा करें अपन, क्या है इंसो? सिंपल बातें हैं। भूगोल में यदि आप थोड़ा सा बड़े डीपली न जा करके और बेसिक तरीके से यदि अपन पढ़ें तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक आता है इंसो, ठीक है, इंसो है क्या, इसके बारे में अपन देखेंगे। इंसो तो ये है क्या, होता क्या, देखो थोड़ा सा अपन इसको यहाँ से इस रूप में देखें, इसको भी मिटा ही देता हूँ मैं इंसो को समझने के लिए। छोटा सा विश्व का मानचित्र बनाते हैं अपन। ये अपना मान लेते हैं अपना उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में आगे चल करके ये आ जाएगा अपना दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका यहाँ हो गया प्रशांत, ठीक है, और यह हो गया अपना अफ्रीका, यहाँ हो गया अपना भारत, यहाँ हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो गया भारत। और दोनों के बीच में ये भूमध्य सागर, और यह वाला भाग हो गया यूरोप, ठीक है ना, यहाँ हो गया एशिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये प्रशांत महासागर है, और ये अपन मान लेते हैं भूमध्य रेखा,
ध्यान से देखिएगा। इसमें होता क्या, देखो इंसु की स्थिति कब बनती है। होता क्या है कि ये दक्षिण अमेरिका का पेरू तट है, पेरू, यहाँ जो है चिली देश है, यहाँ एक धारा बहती है, जल धारा, ठंडी जल धारा बहती है पेरू तट के आसपास में, पेरू या हम्बोल्ट ठंडी जल धारा बहती है यहाँ पे। कभी कभार क्या होता है कि इस पेरू तट के पास में इस ठंडी धारा का स्थान यहाँ से चलने वाली गर्म जल धारा ये ले लेती है। इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागरीय गर्म जल धारा। तो ये क्या करती है, इस पेरू ठंडी जल धारा का स्थान ले लेती है कभी कभार, ठीक है। 3 से 4 वर्षों बाद ये स्थिति बनती है इस तरह की। जब ये गर्म जल धारा यहाँ बहने लग जाती है, ठीक है ना, किसके स्थान पर है, पेरू के स्थान पर, ठीक है। तो इससे होता क्या है, जब पेरू ठंडी धारा के स्थान पर मध्य प्रशांत महासागरीय, मध्य प्रशांत महासागरीय गर्म धारा का प्रवाह हो जाता है, तो स्थिति बदल जाती है। कैसे बदलती है, क्या असर होता है इसका? इसका असर ये होता है कि यहाँ हिंद महासागर में यहाँ का जो वायुदाब है यहाँ का, अब यहाँ गर्म जल धारा आई तो ठंडी के स्थान पर गर्म आई, इसका मतलब यहाँ वायुदाब कैसा हो गया, यहाँ का दाब गिर गया, गर्म आते वायुदाब गिर गया, यानी माइनस में हो गया। और यहाँ का वायुदाब जो है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो इस धारा के बाद, तो इस धारा के बाद हिंद महासागर या ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग का वायुदाब संचरण बदल जाता है, समझ गए, बदल जाता है। अर्थात यह जो न्यून वायुदाब है ये तो हावी हो जाता है, और यहाँ का न्यून दाब जो था, यहाँ का उच्च दाब जो था वो क्या करता है, यहाँ से चल करके इस स्थान को बढ़ने के लिए प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और इस समय भारत में यहाँ न्यून दाब बनता है, भारत की तलहटी में, उत्तरी भाग में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यहाँ निम्न दाब बनता है। तो ये निम्न दाब क्या करता है, भारत में जो बनता है इस उच्च दाब से हवाएं, महासागरीय हवाओं को अपनी ओर खींचता है, लेकिन ये न्यून दाब तो कमज़ोर रह जाता है, उसकी बजाय ये न्यून दाब हावी हो जाता है। तो यहाँ का जो हिंद महासागरीय उच्च वायुदाब है, इन पवनों को यह वायुदाब अपनी ओर खींच लेता है। तो इससे क्या होता है, भारत के अंदर मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं, ठीक है ना, इससे स्थिति बदल जाती है और हिंद महासागरीय पवने पेरू तट की ओर प्रवाहित होना शुरू कर देती है, ठीक है ना। इससे भारत में वायुदाब कमज़ोर हो गया और भारत के अंदर अब है मौसम नहीं पहुंचा। इससे क्या होता है, भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, समझ गए। इसको बोलते हैं, इसे एल निनो बोलते हैं, इसको एल निनो बोलते हैं। और यह 25 दिसंबर के आसपास स्थिति बनती है, 25 दिसंबर के आसपास स्थिति बनती है। तो इसको बोलते हैं द क्राइस्ट के नाम से भी पुकारता है। ईसा मसीह का जन्मदिन है, ठीक है ना, तो उस समय के आसपास में स्थिति बनती है, तो इसको क्राइस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और इससे
अब ये जो स्थिति बनती है यहाँ पे कि प्रशांत महासागर का वायुदाब है ये तो कमज़ोर है, और यहाँ इस वायुदाब पर, इस न्यून दाब का यहाँ के दाब पर असर जो होता है इसको दक्षिणी दोलन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रशांत महासागर के निम्न दाब का असर किस पर होता है? हिंद महासागर के उच्च दाब पर होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो दक्षिणी दोलन प्लस एल निनो को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं भाई? इंसो बोलते हैं या कहा जाता है। यह है दक्षिणी दोलन इंसो। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। यह है इंसो या दक्षिणी दोलन, ठीक है। तो यह जब एल निनो का प्रभाव होता है तो भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और भारत में ये 3 से 4 वर्षों के बाद में स्थिति बदल जाती है। इस समय एल निनो के साथ पेरू और चिली तट पर भारी वर्षा होती है, चीन के अंदर भी भारी वर्षा होती है और भारत में स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये था एल निनो और दक्षिण दोलन, ठीक है। अगले टॉपिक में अपन देखेंगे अगला वीडियो, उसमें आएगा अपना उष्णकटिबंधीय चक्रवात और बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।